अंधकार का काल है कि नहीं, इस तरह का कोई भी प्रश्न आता है तो जब हम उसका परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले इंट्रो में दिखाएंगे कि मौर्योत्तर काल था क्या। ठीक, मौर्योत्तर काल था क्या। आप बताइएगा, मौर्यों के बाद का जो काल है उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। वही 180 ईसा पूर्व के बाद से शुरू होता है, जो लगभग गुप्तों के काल तक चलता है। ठीक, और इसके बाद आप ये बताइएगा कि मौर्योत्तर काल को लेके विद्वानों में विभिन्न धारणाएं हैं, खास करके जो साम्राज्यवादी इतिहासकार रहे। साम्राज्यवादी अर्थात जो अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने यह भारतीय इतिहास पर आरोप लगाया है कि मौर्योत्तर काल को भारत का, प्राचीन भारत का अंधकार काल माना जाता है। उन्होंने ऐसा कहा है। तो अंधकार काल था कि नहीं, उसके पक्ष में फिर हम तर्क लिखेंगे। उन्होंने क्या तर्क रखा है कि मौर्योत्तर काल अंधकार का काल था। अंग्रेजों ने क्या तर्क रखा कि मौर्योत्तर काल अंधकार का काल था। देखो, अंग्रेज भारत में आक्रांता बन के आए थे, मतलब भारत में आक्रमण किए थे। तो और वो एक विशाल साम्राज्य के रहने वाले थे। कहते हैं कि अंग्रेजों का कभी साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता था। किसी एक जगह अगर सूर्यास्त हुआ, दूसरे जगह सूर्योदय हो चुका होता था। इसलिए ये बंदे जब भी इतिहास लिख रहे थे, भारतीय इतिहास को, तो वो खास करके दिखाना चाह रहे थे कि भारत के लोग शासन करने के योग्य नहीं है। और ये जब भी लिखते थे इतिहास, तो केवल बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के इतिहास के बारे में लिखते थे। इसीलिए जब उन्होंने मौर्योत्तर काल को अंधकार का काल कहा, तो उन्होंने ये दिखाया कि मौर्योत्तर काल में किसी बड़े साम्राज्य की उपस्थिति नहीं थी, जैसा कि मौर्यों के समय था। क्योंकि मौर्य काल में बड़ा साम्राज्य था मौर्यों का खुद, लेकिन मौर्योत्तर काल में बड़ा साम्राज्य नहीं है। मौर्योत्तर काल में बड़ा साम्राज्य नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा इस समय कोई भी एक केंद्रीय संगठित सेना नहीं थी, जैसा कि मौर्यों के समय पे था। ना तो संगठित सेना थी, ना तो संगठित शासन उस समय था। ये दोनों नहीं था। तीसरा चीज, मौर्यों के समय पर एक विशाल साम्राज्य था, जिसमें कई छोटे छोटे राज्य आपस में उसमें समाहित कर लिया था मौर्यों ने विजय करके, कूटनीति से। लेकिन मौर्योत्तर काल में आके साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने कहा कि उस समय विखंडित राज्य उदय हुए थे, मतलब छोटे छोटे राज्य, विखंडित राज्यों का उदय हुआ था। जैसे इसी समय तुम देखो, आपके उत्तर भारत में शुंग वंश शासन कर रहा था, दक्षिण में सातवाहन वंश शासन कर रहा था, और इसी समय पर चोल और चेर, इन राज्यों का उदय होता है। छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं वो लोग, इस समय विखंडित राज्य थे, ना कि संगठित राज्य थे। इसलिए भी मौर्योत्तर काल को उन्होंने अंधकार का काल कहा। इसके अलावा मौर्योत्तर काल में भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को तहस नहस कर दिए। इसको भी उन लोगों ने जिम्मेदार माना। जैसे इसी समय देखो, शक आए हैं, हिंद यमन आए हैं। हिंद यमन पहलो होते हैं, ठीक। शक, हिंद यमन, कुषाण, ये आक्रमणकारी इसी समय भारत में आए हैं। इसीलिए जो है मौर्योत्तर काल को अंग्रेजों ने या साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने एक अंधकार का काल माना। और उनका यह मानना है कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का समाज पूरी तरह विखंडित था। एक चीज और, मौर्योत्तर काल के बारे में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं। उनका ये भी मानना है, जैसे सातवाहनों के 2 राजाओं की जानकारी अगर शुरू में मिल गई तो फिर कुछ राजाओं की जानकारी नहीं मिलती, फिर लास्ट में कुछ राजाओं की जानकारी मिलती है। एक क्रमबद्ध जो है जानकारी मौर्योत्तर काल में राजाओं के बारे में नहीं मिलती है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह समय जो है अंधकार का काल था। लेकिन क्या ये वास्तव में सत्य है? हम इसकी जब परीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि नहीं, मौर्योत्तर काल अंधकार का काल नहीं था। उसको कैसे देखते हैं? खत्म हो गया।
इतिहास इतना नहीं होता। क्या उस समय का समाज हमारा एक्टिव था? क्या क्रिएटिव समाज था? अगर क्रिएटिव था तो अंधकार कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं? अगर किसी भी देश में पैसा ज्यादा आ रहा हो, अमीरी ज्यादा आ रही हो, तो क्या वो समाज अंधकार का काल होगा? जब हम देखेंगे तो ये मौर्योत्तर का काल, अंधकार का काल इन तर्कों पे नहीं है। दूसरी चीज, तुम बेटू एक बात जान लो, कोई भी समाज जिसमें अमीरी होगी, कला का विकास वहीं होगा। वरना कला का, अरे यार भूखे पेट कोई भजन कर सकता है? भूखे पेट कभी भजन नहीं होता है। मतलब जो आदमी भूख से मर रहा हो वहां पर अब कला का विकास होगा ही नहीं। वो आदमी पहले अपना पेट भरे, कला का विकास बाद में होगा। लेकिन मौर्योत्तर काल में इसी समय गंधार कला, अमरावती कला, मथुरा कला और मौर्योत्तर काल में शुरुआती मंदिर निर्माण कला, इसी समय पर गुहा कला, स्तूप कला, ठीक, इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ है। और इसका मतलब है उस समय अमीरी थी, इसीलिए मौर्योत्तर काल उस समय अंधकार का काल नहीं था। हम देखते हैं कि अंधकार का काल के विपक्ष में तर्क, ठीक, क्या मौर्योत्तर काल अंधकार का काल था? तो उसके विपक्ष में तर्क अंधकार का काल नहीं था। सबसे पहले तो यही कि वहां पर विखंडित नहीं विकेंद्रित राज्य की अवधारणा है। विखंडित के बजाय विकेंद्रित राज्य की अवधारणा थी मौर्योत्तर काल में। विकेंद्रित राज्य, भाई केवल एक स्थान से पूरे देश का शासन चलाना बहुत कठिन है, बल्कि कई छोटे छोटे स्थानों से अगर देश का शासन चलाया जाए ये ज्यादा बेहतर है। और ये आज भी हो रहा है। आप देखो हमारा सेंटर क्या है? दिल्ली है, ठीक, दिल्ली से ही पूरे भारत का शासन हो रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखो राज्यों के माध्यम से भी तो हो रहा है। हमारे इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, वो हमारे राज्य का कानून, लॉ एंड ऑर्डर, विकास के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, कृषि के मुद्दे सब देख रहे हैं। जो अंतरिक्ष मामले हैं, विदेश के मामले हैं, जो देश की सुरक्षा के मामले हैं, इतना मामला केंद्र सरकार देख रही है, ये तो बहुत अच्छा बात है। अर्थात उस समय विकेंद्रित राज्य की अवधारणा थी, न कि विखंडित राज्य की अवधारणा थी। दूसरा चीज, अभी भी मौर्योत्तर काल में सातवाहन, कुषाण, इनके साम्राज्य बहुत बड़े थे। इनके साम्राज्य इतने भी छोटे नहीं थे जितना हमें इतिहासकारों ने बताया है। इनके साम्राज्य विशाल थे। इनफैक्ट आप ये जान लो, कुषाणों का साम्राज्य उस समय मध्य एशिया तक फैला हुआ था, जो भारत में कभी नहीं उतना विस्तार हो पाया। कुषाणों ने मध्य एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। ये मौर्योत्तर काल पहला ऐसा समय है जब भारत ने जो है सिल्क रूट पर, जब भारत ने सिल्क रूट पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। इसकी वजह से भारत में जो धन की मात्रा है उसका आवक बढ़ गया था। भारत में धन की मात्रा तेजी से आने लगी थी सिल्क रूट पे नियंत्रण के लिए। सिल्क रूट बेटू चाइना से होके जो है यूरोप की तरफ, मध्य एशिया से होते हुए जाता है। आज सिल्क रूट के तर्ज पे चीन जो है पूरे विश्व में सिल्क रूट का फिर से विस्तार कर रहा है और अपनी जो है नीति, साम्राज्यवादी नीति का प्रसार कर रहा है सिल्क रूट के माध्यम से। लेकिन उस समय सिल्क रूट पे भारत का नियंत्रण हो गया था। ये सोचो कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कि मैंने जैसे पहले आपको बताया, किसी समय पर भारत में गंधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, अमरावती मूर्ति कला, ये आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों मूर्ति कलाओं का विकास इसी समय पर हुआ है। इसके अलावा मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे कुषाणों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए हैं। ठीक, जिस भी साम्राज्य में सिक्कों का प्रचलन ज्यादा होगा, सिक्के का प्रचलन और ज्यादा होगा, वह साम्राज्य आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत होगा, तभी सिक्के का प्रचलन होगा। कोई भी ऐसा साम्राज्य हो। मौर्योत्तर काल में सिक्के का प्रचलन बढ़ा है। जैसे इस समय सातवाहनों ने शीशे का भी सिक्का चला दिया है। सातवाहन के शीशे के सिक्के, ये पूछता है अक्सर बहुविकल्पी वाले में, इसको ध्यान रखना। सातवाहनों के शीशे के सिक्के चले हैं इसी समय, और कुषाणों ने इसी समय पर जो है सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए हैं।
आप बताओ बेटू, जिस साम्राज्य में सोने के सिक्के चल रहे हों जिस समय पर, वो देश गरीब होगा? वो अंधकार का काल होगा? अगर ऐसा अंधकार का काल है तो बहुत बढ़िया, मुबारक हो, सबके घर में सोने के सिक्के आ जाए, अंधकार काल जियो। इसका मतलब अंधकार का काल नहीं था, ये मनगढ़ंत कहानी थी जो भारत पे गढ़ी गई थी। अब इन निष्कर्षों के साथ साथ क्या हम सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे? क्या हम ज्ञान बुद्धि के दम पे पिछड़ गए थे, अंधकार हो गया था? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे इसी समय पर चरक संहिता लिखी गई है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन जो है आयु विज्ञान की पुस्तक मानी जाती है, अर्थात ये मेडिकल साइंस का आधार मानी जाती है, चरक संहिता। ठीक, इसके अलावा इसी समय पर आप देखेंगे सुश्रुत संहिता, हालांकि इनका गुप्तों से भी संबंध है, सुश्रुत संहिता। इसके अलावा बुद्धगुप्त ने लिखा है, बुद्धगुप्त जैसे विद्वान हुए हैं। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे नाटक भी लिखे गए हैं। तो ये चीजें जो आपको दर्शाती हैं, मतलब हम बौद्धिक स्तर पे, विद्वान के स्तर पे हम इस समय बहुत रिच थे, अर्थात ये काल भारतीय इतिहास का अंधकार का काल नहीं था। बात समझ में आई? अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में हम क्या देख सकते हैं इस प्रश्न का, इसको मिटा दें। चूंकि भारतीय इतिहास लेखन साम्राज्यवादी पूर्वाग्रह से हुआ था, इसलिए मौर्योत्तर काल को अंधकार का काल माना गया। लेकिन मौर्योत्तर काल एक अंधकार का काल होने के बजाय एक सृजन का काल था, एक रूपांतर का काल था। यह प्राचीन भारत में एक रूपांतरकारी बदलाव को दिखाता है, और इसीलिए मौर्योत्तर काल आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि आज भी भारत मौर्योत्तर काल के विविध धार्मिक विश्वासों, विविध जो है हमारे सांस्कृतिक तत्वों को लेकर आज भी भारत सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रम चला रही है। ठीक, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रम। इसके अलावा सांची का स्तूप और जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, धरोहर है, उनके संरक्षण के लिए आप देखो धरोहर गोद लो योजना, सांची को सोलर सिटी विकसित किया गया है, सोलर सिटी बनाया गया है सांची को। ये सारी चीजें हमें मौर्योत्तर कालीन विरासत को संरक्षण को प्रेरित करते हैं। इसीलिए मौर्योत्तर का काल अंधकार के बजाय यह एक सृजन का काल था। ठीक है, सबको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, इसको लिख लीजिए, और जैसे प्रश्न जहाँ भी आए उसको बाकायदा हेडिंग डाल के, इसमें डायग्राम चार्ट डाल के अगर आप दिखाएंगे, फ्लो चार्ट दिखा के, तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा, और इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। इसको बना लीजिए, बस करो, बहुत लंबा हो जाएगा।